डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स में बायो इनऑर्गेनिक में हम जो ट्रेस एलिमेंट हैं जो इनका रोल है उसमें आज हम कॉपर तत्व को डिस्कस करेंगे। उस पर पौधों तथा जंतुओं की जैविक क्रियाओं में कॉपर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उसके कई कार्यों का अभी तक बहुत ज़्यादा विस्तृत अध्ययन नहीं हो पाया है, जैसा कि आयरन में का हुआ है। मनुष्य सहित कई जंतुओं तथा वनस्पतियों में कई प्रकार के कॉपर प्रोटीन तथा एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें निम्न प्रकार के मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, उनमें पहला है एस्कॉर्बिक अम्ल या ऑक्सीडेज। पौधों में एस्कॉर्बिक अम्ल का डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक अम्ल में ऑक्सीकरण करने का कार्य कॉपर एंजाइम करते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के साथ संपन्न होता है और कॉपर एंजाइम इसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही की भूमिका निभाते हैं। ये लगभग 1,40,000 अणुभार वाले बड़े अणु होते हैं और इसके प्रत्येक अणु में 8 कॉपर परमाणु होते हैं। दूसरा है इसमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इनमें एक हीम समूह के साथ एक कॉपर जुड़ा रहता है। ऑक्सीजनकृत कोशिकाओं एरोबिक सेल्स में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले कणों को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम का उत्क्रमणीय ऑक्सीकरण ही इसमें विद्यमान ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्थानांतरण भी साइटोक्रोम के द्वारा ही होता है। साइटोक्रोम में जटिल A+2 तंत्र का अणुभार लगभग 2,40,000 होता है, जिसमें 6 उप इकाइयाँ होती हैं। इस प्रक्रिया में कॉपर फर्स्ट से कॉपर सेकंड तथा आयरन सेकंड से आयरन थर्ड का ऑक्सीकरण हो जाता है। थर्ड है इसमें सेरोप्लाज्मिन। ये मनुष्य तथा अन्य कई जीवों में के प्लाज्मा में पाया जाता है। यह गहरे नीले रंग का प्रोटीन होता है, जिसमें 3% कॉपर होता है। इसका अणुभार लगभग 1,34,000 होता है और प्रत्येक अणु 6 से 7 कॉपर परमाणु होते हैं। इसकी ऑक्सीडेज सक्रियता होती है और ये पॉलीएमीन, पॉलीफिनोल तथा आयरन सेकंड को ऑक्सीकृत कर सकता है। कॉपर की कमी से जानवरों में विद्यमान आयरन अपचयित रूप यानी सेकंड में ही रहता है, जिससे कॉपर में जो आयरन सेकंड है वो लिवर में आयरन के पर्याप्त भंडारण के उपरांत भी जंतु में रक्त की कमी का रोग हो जाता है। सेरोप्लाज्म का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है कॉपर का भंडारण करना। यदि मनुष्य के शरीर में सेरोप्लाज्मिन की कमी हो जाए तो उसके लिवर, मस्तिष्क और गुर्दे में कॉपर एकत्रित हो जाता है और इस कॉपर को यदि निकालना है तो फिर क्या करते हैं, ADTA अथवा पेंसिल एमीन जैसे किलेटिक एजेंट प्रवेश कराए जाते हैं। इससे कॉपर का किलेट बन जाता है और ये अलग हो जाता है। फोर्थ है इसमें नीले कॉपर प्रोटीन। इनके अतिरिक्त पौधों में पाए जाने वाले कुछ अन्य नीले कॉपर प्रोटीन है, जैसे एजुरिन है। ये बैक्टीरिया में होता है। इसका अणुभार लगभग 16,000 होता है। प्रत्येक अणु में एक कॉपर परमाणु पाया जाता है। प्लास्टोसाइनिन ये पौधों के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और इसमें एक अणु में कॉपर का एक परमाणु पाया जाता है। संरचना की दृष्टि से एजुरिन तथा प्लास्टोसाइनिन समान ही होते हैं। स्टेलोसाइनिन ये लैकर वृक्ष में पाया जाता है। अणुभार इसका लगभग 20,000 के करीब होता है, जिसमें भी एक कॉपर परमाणु पाया जाता है। अगला है इसी में
हीमोसाइनिन। ये मोलस्का तथा आर्थ्रोपोडा वर्ग के कई जंतुओं, उदाहरण ऑक्टोपस, केकड़ा आदि के लिम्फ में पाया जाता है। ये श्वसन के लिए उपयुक्त होने वाली एक प्रोटीन है और ये उच्च अणु भार वाले बहुत बड़े बड़े अणु होते हैं। इसका उपयोग कॉपर के रूप में ही यहाँ काम में आता है, जिसमें इनके रंगहीन डिऑक्सी यौगिक में कॉपर फर्स्ट अवस्था में रहता है, जबकि ऑक्सीकृत यौगिक अर्थात ऑक्सीजन के संयुक्त होने के बाद यौगिक नीले रंग का हो जाता है और उसमें आ जाता है कॉपर सेकंड अवस्था में ये पाया जाता है। अगला है टायरोसिनेज। टायरोसिनेज हीमोसाइनिन से मिलता जुलता कॉपर प्रोटीन है। ये फिनोल के ऑर्थोफेनल डायोलों में ऑक्सीकरण की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। ये माना जाता है कि टायरोसिनेज से निम्न प्रकार का यानी उत्क्रमणीय चक्र उत्पन्न होता है, जैसे फिनोल का और ऑर्थोक्विनोन तक का ऑक्सीकरण इस प्रक्रिया के द्वारा ही संभव होता है। और इसका एक लास्ट और है लैकेस। ये है कॉपर प्रोटीन के अणुभार सूत्र के हिसाब से 60,000 से 1,10,000 तक की परास में होता है इसका अणुभार। इनके प्रत्येक अणु में 4 कॉपर परमाणु होते हैं, जिनमें से एक सामान्य कॉपर सेकंड होता है और दूसरा नीला कॉपर सेकंड होता है और 2 परमाणु युग्मित कॉपर सेकंड के रूप में होते हैं। ये कई डायमीन तथा डाइफिनोलों का ऑक्सीकरण कर देते हैं। इस प्रक्रिया में इनका युग्मित कॉपर सेकंड समूह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर उसे सबस्ट्रेट को प्रदान करता है। इस प्रकार ये केंद्र ऑक्सीजन स्थानांतरण में काम आता है। इसका सामान्य कॉपर सेकंड केंद्र इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कार्यों को संपन्न करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न जीवों की जैविक क्रियाओं में कॉपर आयनों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। यद्यपि इस धातुओं के आयनों की जैविक भूमिकाओं का अभी तक पर्याप्त अध्ययन नहीं हो पाया है, जैसे कि आयरन, सोडियम, पोटेशियम इनका हुआ है। इसको आगे भी इस फील्ड में अभी काम हो रहा है, जो इसकी कॉपर की जो अपनी बायो फिजिकल एक्टिविटी में इनकी भूमिकाओं की और भी डिटेल स्टडी होगी, जब हम इसको और आगे से एडवांस जानकारी हमको प्राप्त हो जाएंगी। अगला जो टॉपिक इसी का लास्ट है, जिंक। जिंक का परमाणु क्रमांक आप केमिस्ट्री में पहले पढ़ चुके हो, 30 होता है और ये डी ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि इसमें जो वैलेंसी है Zn+2 के रूप में होती है, इसलिए ये संक्रमण तत्वों के रूप में काम ना करके इसको अपन क्या कहते हैं, F ब्लॉक का तत्व। जिंक एक आवश्यक ट्रेस तत्व मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए आवश्यक होता है। यह है लोहे के बाद मनुष्यों में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में ट्रेस धातु के रूप में पाया जाता है। प्रोटीनों में जिंक आयनों को अक्सर एमिनो अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, सिस्टीन और हिस्टिडीन के एमिनो अम्ल साइड चेन से समन्वित किया जाता है। अधिकांश जिंक के जो तत्व हैं, इनके ये मस्तिष्क, मांसपेशियों, हड्डियों, गुर्दे और यकृत में होता है। ये आनुवंशिक सामग्री के संश्लेषण और स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसे ऊतक वृद्धि के लिए आवश्यक माना जाता है। क्योंकि
जितने भी ऊतकों का संरचनात्मक निर्माण होता है उनमें जिंक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिंक को प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए भी महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक माना जाता है, यानी अपने इम्यून सिस्टम को ज़्यादा सुचारू रूप से चलाने के लिए कि रोगों से लड़ने के लिए भी ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये एक एंटीबॉडी सफ़ेद रक्त कोशिकाओं, थायराइड ग्रंथि और हार्मोनों के कार्यों के लिए आवश्यक है। तो हमने जो बायो इनऑर्गेनिक में इन सभी टॉपिकों पे डिस्कस किया, इनमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो थर्ड ईयर ऑनर्स में है मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कॉपर और जिंक थे। इनसे संबंधित जो क्यूरी है वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपको दे रखा है उस पर आप कोई भी क्वेश्चन हो उनको आप पूछ सकते हैं। और इसका अगला जो लास्ट टॉपिक है वो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की भूमिका के बारे में, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।